जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निर्भय श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम क्लास 12th के मैथमेटिक्स को कवर कर रहे हैं। इस समय हम चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं संबंध एवं एवं फलन, इसे पढ़ रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हम प्रश्न 9, 10 और 11 प्रश्नावली 1.1 के कर लिए थे। प्रश्न 9, 10 और 11 ये 3 प्रश्न किए थे। आज के लेक्चर में बचे हुए प्रश्नों को करेंगे। ठीक, तो ऐसे ही मन लगाकर आप पढ़ते रहिए। आज तो सोमवार, सॉरी सोमवार नहीं, मतलब सावन का आज पहला दिन है, तो मन लगाकर आप पढ़ते रहिए। बाबा भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि आप अच्छे से अच्छे अंकों को प्राप्त करके अपना और अपने घर वालों का और अपने जिले का नाम रोशन करें। ठीक, तो अच्छे से पढ़ते रहिए, और कोई भी दिक्कत हुआ करे आप कमेंट कर दिया कीजिए, आपको विथ इन 24 आवर रिप्लाई मिल जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी दिक्कत हुआ करे, किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 12 को हम कॉपी कर लेते हैं। ये है अपना प्रश्न नंबर 12। पढ़ते हैं क्या कह रहा है प्रश्न में। सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों का समुच्चय ए। तो पहले एक त्रिभुजों का समुच्चय है ए, उसे लिख लेंगे हम। लिखेंगे हल। ए है, वो क्या है? समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है ये। समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक, ये ए क्या है? समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, जो कि हम लिख दिए हैं। आगे पढ़ते हैं क्या बोला है। आर, ये कोई रिलेशन है T1, T2, जहां पर T1 T2 के समरूप है। आर क्या दिया है अपना? T1, T2, जहां T1 T2 के समरूप है। ठीक, ये आपका रिलेशन दिया था, संबंध दिया था। द्वारा परिभाषित संबंध आर को, इस वाले संबंध को एक तुल्यता संबंध दिखाना है। मतलब ये बताना है कि ये एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध मतलब समतुल्य, सममित और संक्रामक दिखाकर हम लिख देंगे कि ये समतुल्य भी है, सममित भी और संक्रामक है, इसलिए एक ये तुल्यता संबंध है। फिर आगे क्या बोला गया है, पहले इतना कर लेते हैं, फिर अभी आगे पढ़ते हैं यहाँ से। ठीक, तुल्यता संबंध हम सिद्ध कर देते हैं। तो पहले क्या सिद्ध करना होता है? समतुल्यता। कैसे सिद्ध करेंगे? वही पुराना स्टेप मान लेंगे। माना T1 बिलोंग्स टू ए। इस ए से हम मान लेते हैं कि T1 बिलोंग कर रहा है। पहले हम आर को थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं। इस आर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। ये इसलिए लिखा रहे हैं ताकि बार बार लिखना ना पड़े पूरा पूरा। T1, T2, जहां T1 समरूप है। वरना लिख देंगे पूरा चिन्ह, आप बनाना चाहे तो ऐसे चिन्ह बनता है। चिन्ह बनाना चाहे चिन्ह बना लें, चाहे वैसे लिख दिया करेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख ही देते हैं, कौन सा बहुत ज्यादा लिखना है। इसे हटा ही देते हैं।
ज़्यादा लिखना होता तो उसके लिए हम साइन यूज कर लेते। अब T1 हम मान लिए कि A से बिलोंग करता है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि T1 T1 के समरूप है। भाई त्रिभुज T1 है अगर कोई, तो वो स्वयं के तो समरूप होगा ही होगा। एक त्रिभुज है T1 जिसका हम मान लो ये ऐसे शेप है, ठीक, ये T1 है। अब इसका स्वयं के साथ में समरूप होगा ही होगा, मतलब इसका रूप फिर से हम अगर कॉपी करके बना दें तो ये और दोनों त्रिभुज जो हैं एक दूसरे के समरूप हैं। मतलब T1 को हम T1 के समरूप लिख सकते हैं, लिख देंगे यहाँ पर T1 T1 के समरूप है, समरूप है। यहाँ पे T2 के जगह पे T1 लिख दिए हैं। तो इसका क्या मतलब निकलता है कि T1 कॉमा T1 R से बिलोंग करता है। अब हम यहाँ से स्टार्ट किए और सॉल्व करते करते यहाँ पहुंच गए, तो इसका क्या मतलब है, ये समतुल्य है। लिखेंगे यहाँ फॉर ऑल, यहाँ फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू A के लिए T1 कॉमा T1 R से बिलोंग करता है, अतः यह समतुल्य है, समतुल्य है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, सममित दिखा देंगे। फिर से हम कैसे सॉल्व करते थे सममितता, मान लेंगे, माना T1 कॉमा T2 इस बार R से बिलोंग कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ अगर ये R से बिलोंग कर रहा है, कि T1 और T1 T2 के समरूप है। यही लाइन लिख देंगे हम, T1 T2 के समरूप है। हम इसे ऐसा भी तो लिख सकते हैं, T2 T1 के समरूप है, क्योंकि एक दूसरे के समरूप है ना, तो चाहे इधर उधर लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, के समरूप है। ठीक, तो ऐसा भी तो हम लिख सकते हैं ना कि T2 कॉमा T1 R से बिलोंग करता है। मतलब T1 कॉमा T2 R से बिलोंग करता है, यहाँ से स्टार्ट किए और यहाँ तक पहुँच गए, मतलब ये सम्मित सिद्ध हो गया। यहाँ फॉर ऑल T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R के लिए T2 कामा T1 R से बिलोंग करता है, अतः यह सम्मित है। यह सम्मित है। ठीक, अब आगे क्या सिद्ध करना है हमें, संक्रामकता। संक्रामकता सिद्ध करते हैं। इस बार भी मान लेंगे, माना T1 कॉमा T2 तथा T2 कामा T3 R से बिलोंग करता है। ठीक, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसके लिए लिखते हैं T1 T2 के समरूप है, T1 T2 के समरूप है, और T2 T1 के समरूप है।
ठीक। अब जब T1 T2 के समरूप है, मतलब T1 और T2 एक दूसरे के समरूप हैं, T2 यहाँ पे T3 लिखना चाहिए, एक सेकेंड, T2 T3 के समरूप है, इस वाले के लिए लिखें। T1 और T2 एक दूसरे के समरूप हैं, T2 और T3 एक दूसरे के समरूप हैं, तो ये भी तो है कि T1 और T3 भी एक दूसरे के समरूप होंगे। ठीक, T1 और T2 एक दूसरे के समरूप हैं, T2 T3 के समरूप है, तो T1 और T3 भी तो समरूप होगा, वही चीज हम लिख देंगे। T1 T3 के समरूप है, समरूप है, तो इसका क्या मतलब हुआ, T1 कामा T3 बिलोंग्स टू R, मतलब यहां से स्टार्ट किए और यहां पहुंच गए, सॉल्व हो गया अपना। लिख देंगे यहां फॉर ऑल T1 कामा T2 एंड T2 कामा T3 के लिए, अगर वो R से बिलोंग कर रहा है तो T1 कामा T3 भी R से बिलोंग कर रहा है। अतः यह संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। अब एक लाइन नीचे लिख देंगे, चूंकि यह समतुल्य सममित तथा संक्रामक है, तो यह संबंध तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। ठीक, तुल्यता संबंध हम सिद्ध कर दिए। अब देखते हैं आगे क्या बोला गया है। भुजाओं 3 4 5, ठीक, ये एक त्रिभुज है, 3 4 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, 5 12 13 वाले समकोण त्रिभुज T2, ठीक, तथा भुजाओं 6 8 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1 T2 और T3 में से कौन सा त्रिभुज परस्पर संबंधित है। परस्पर संबंधित है, इसका क्या मतलब कि जो इस वाले रिलेशन को फॉलो कर रहा है, तीनों त्रिभुज में से कौन ऐसे दो जोड़े हैं, सॉरी एक जोड़े हैं, कौन से ऐसे एक जोड़े हैं जो इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, मतलब T1 T2 के समरूप है कि T2 T3 के समरूप है या T1 T3 के समरूप है, मतलब ऐसे चेक करेंगे कि कौन ऐसे दो त्रिभुज हैं जो एक दूसरे के समरूप हैं। तो पहला अपना क्या है, T1, 3 4 और 5। T2 क्या है, 5 12 और 13, 5 12 और 13। T3 क्या है, 6 8 और 10। एक सेकंड, इसे थोड़ा सा उधर लिख देते हैं। T3 क्या है, 6 8 और 10। अब इस तीनों त्रिभुज में से कौन सा ऐसा दो त्रिभुज है जो समरूप होगा, मतलब उनका शेप जो है वो एक जैसा होगा। ठीक है, समरूप कौन कौन सा होगा, तो समरूप
त्रिभुज पहचानने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। जिस त्रिभुजों में दो ऐसे त्रिभुज जिसमें उनके भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, वो दो त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक, तो इस दो त्रिभुज को देखिए जरा, इनके भुजाओं का अनुपात निकालिए। 3 और 5 का अनुपात 3/5, 4 और 12 का अनुपात तो 4/12, जिसे हम 1/3 कह सकते हैं। तो ये दोनों ऑलरेडी बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों तो समरूप हो ही नहीं सकते। मतलब भुजाओं का अनुपात जिसका जिसका समान होगा वो समरूप होंगे और वही एक दूसरे से संबंधित भी होंगे। अच्छा, इसका और इसका देखिए, 3/6 मतलब 1/2 आ गया। फिर 4/8 1/2 आ गया। फिर 5/10 1/2 आ गया। मतलब 1/2 1/2 1/2 आ रहा है। मतलब इनके भुजाओं का अनुपात समान है, इसीलिए T1 और T3 एक दूसरे से संबंधित होंगे और यही हमें पूछा गया था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ T1 तथा T3 के भुजाओं का अनुपात समान है, अतः T1 T3 के समरूप है, इसीलिए T1 तथा T3 एक दूसरे से संबंधित है। ये लाइन लिखना था, एक दूसरे से संबंधित है। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे इस प्रश्न को। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13। कॉपी कर लेते हैं इसे। ये है प्रश्न संख्या 13। इसे पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए समस्त बहुभुजों का समुच्चय ए। बहुभुज का समुच्चय, इस बार त्रिभुज का समुच्चय नहीं है। पिछले प्रश्न में त्रिभुज का समुच्चय था, इस बार बहुभुज का समुच्चय। बहुभुज किसे कहते हैं? एक ऐसी आकृति जिसमें दो या दो से अधिक भुजाएं होती हैं, 3 या 3 से अधिक भुजाएं होती हैं, उन्हें बहुभुज आकृति कहते हैं। मतलब कई भुजाएं हैं उसमें, उसे बहुभुज कहते हैं। मान लो ये एक बहुभुज आकृति हो गई, ये एक बहुभुज आकृति हो गई, ये भी बहुभुज माना जाएगा। ऐसे ही चाहे 3 भुज, चाहे 4 भुजा हो, चाहे 5 भुजा हो, इन्हीं को हम बहुभुज कहते हैं। ठीक, लिखेंगे हल। ए क्या है? बहुभुजों का समुच्चय है। समस्त बहुभुजों का समुच्चय। ठीक, समस्त बहुभुजों का समुच्चय। आर क्या है? हम ए और आर ही लिखते हैं, मेनली वही होता है। आर है P1, P2, जहां पर P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। ठीक, मतलब P1 और P2 जो हैं, इनके भुजाओं की संख्या बराबर है। अगर P1 में 3 भुजा है तो P2 में भी 3 भुजा है,
P1 में अगर 4 भुजा है तो P2 में भी 4 भुजा है, ऐसा संबंध बोला गया है कि P1 तथा P2 जहां P1 के भुजा की संख्या ऐसा लिख देते हैं जैसे लिखा P1 तथा P2 के भुजाओं की संख्या समान, भुजाओं की संख्या समान है। ठीक, P1 तथा P2 के भुजाओं की संख्या समान है, ये R हो गया। प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तो पहले इसे तुल्यता संबंध हम सिद्ध कर लेते हैं। चलिए करते हैं। पहले समतुल्य, अब तो आपको समझ में आने लगा होगा ना कि समतुल्य समय तो संक्रामक कैसे सिद्ध करते हैं। भाई ये प्रैक्टिस से आएगा, और अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कैसे निकालते हैं। लिखेंगे माना P1 बिलोंग्स टू ए। मान ले कि ए से कोई P1 बिलोंग कर रहा है। अब हम ऐसा लिख सकते हैं ना, P1 तथा P1 के भुजाओं की संख्या समान है, क्योंकि बात एक ही है ना, एक ही त्रिभुज की बात हम कर रहे हैं। P1 तथा P1 के भुजाओं की संख्या समान है, की संख्या समान है। तो यहाँ पर P2 के जगह पे P1 लिखा था, तो इसका मतलब P1 कॉमा P1 P1 कॉमा P1 R से बिलोंग कर रहा है। P1 कॉमा P1 भी R से बिलोंग करेगा। तो यहाँ से स्टार्ट किए और यहाँ पहुंच गए, समतुल्य सिद्ध हो गया। लिखेंगे यहाँ फॉर ऑल P1 बिलोंग्स टू A के लिए P1 कॉमा P1 R से बिलोंग करता है, अतः यह समतुल्य संबंध है। समतुल्य संबंध है। ठीक, अब सम्मित सिद्ध करेंगे। सम्मितता मान लेंगे, माना P1 कामा P2 बिलोंग्स टू R। ठीक, तो इसका क्या मतलब हुआ कि P1 तथा P2 के भुजाओं की संख्या समान है, भुजाओं की संख्या समान है। आप संख्या इस तरह नहीं लिखेंगे बोर्ड में, पूरा लिखेंगे संख्या। तो ऐसा भी तुम कह सकते हैं, अगर P1 P2 के भुजाओं की संख्या समान है तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं P2 तथा P1 के भुजाओं की संख्या समान है। बात वही है, बस पलट कर लिख रहे हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, वो मेरा चेहरा नहीं दिख रहा था, इसके लिए आपसे माफी चाहता हूँ। तो इसे आप इग्नोर कीजिएगा। बाकी आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, और मेरी आवाज़ तो सुनाई ही दे रही होगी। चेहरा नहीं दिख रहा था, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, जहाँ से हम छोड़े थे वहीं से फिर से स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिख रहे थे हम, जब P1 तथा P2 के भुजाओं की संख्या समान है तो हम लिख सकते हैं P2 तथा P1 के भी भुजाओं की संख्या समान होगी। बात एक ही है, बस पलट के लिखना है हमें। P1 P2 तथा P1 के भुजाओं की संख्या समान है, समान है। ठीक,
तो इसका क्या मतलब हुआ कि P2 कामा P1 R से बिलोंग करता है। ये दिस इम्प्लाइज का चिन्ह जरूर लगाते जाइएगा, ये ऐसे ही नहीं लगा रहे, इसका रीजन है। इसका मतलब होता है कि ऊपर से कनेक्टेड है ये वाला स्टेप। P2 कामा P1 भी R से बिलोंग करता है, तो यहाँ से स्टार्ट किए यहाँ पहुंच गए, मतलब सम्मित सिद्ध हो गया। लिखेंगे यहाँ फॉर ऑल P1 कामा P2 बिलोंग्स टू R के लिए P2 कामा P1 R से बिलोंग करता है। अतः यह सम्मित संबंध है। ठीक। आई होप आप सम्मित संबंध भी कैसे सिद्ध करे हैं ये भी आप समझ गए होंगे। अब क्या सिद्ध करना है? संक्रामकता। संक्रामकता सिद्ध करते हैं इसे भी। लिखेंगे माना P1 कामा P2 तथा P2 कामा P3 बिलोंग्स टू R। तो इसका क्या मतलब हुआ कि P1 और P2 के भुजाओं की संख्या समान है। P1 तथा P2 के भुजाओं की संख्या समान है। भुजाओं की संख्या समान है। और इस वाले रिलेशन का क्या मतलब निकलेगा? तथा P2 और P3 के भुजाओं की संख्या समान है। भुजाओं की संख्या समान है। ठीक। तो जब P1 और P2 के भुजाओं की संख्या समान है और P2 P3 के भुजाओं की संख्या समान है, तो P1 और P3 के भी भुजाओं की संख्या समान होगी ना, तो वही चीज हम लिख देंगे। P1 तथा P3 के भुजाओं की संख्या समान है। भाई आज के लिए सॉरी बोल रहे हैं, क्योंकि वो कुछ टेक्निकल इशू के कारण मेरा चेहरा दिखना बंद हो गया था। ठीक। तो उस पर आप गौर करने की कोई जरूरत नहीं, आप गौर भी मत कीजिएगा। आपको आवाज तो क्लियर आ रही है ना, आपको दिखाई दे रहा है, आप उसे फॉलो कीजिए। P1 तथा P3 के भुजाओं की संख्या समान है। अब हम ऐसा लिख सकते हैं ना, P1 कॉमा P3 R से बिलोंग करता है। तो लिख देंगे यहाँ से, यहाँ फॉर ऑल P1 कॉमा P2 तथा P2 कॉमा P3 R से अगर बिलोंग करता है तो उसके लिए ये P1 और P3 भी R से बिलोंग करेगा। अतः यह संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध है। अब हम सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक सिद्ध कर दिए। अब एक लाइन लिख देंगे, क्योंकि यह संबंध सौतुल्य, सम्मित तथा
संक्रामक है, अतः यह एक तुल्यता संबंध है। यह एक तुल्यता संबंध है। ठीक, तुल्यता संबंध हम दिखा दिए। अब आगे क्या बोल रहा है उसे ध्यान से सुनेंगे। 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयव का समुच्चय ज्ञात कीजिए। मतलब एक त्रिभुज है हमारे पास जिसकी भुजा 3, 4 और 5 भुजाओं की लंबाई हमें दिया गया है और बोला गया है इस त्रिभुज से संबंधित जितने भी अवयव हैं, मतलब ए में जितने भी ऐसे बहुभुज हैं, उनका एक समुच्चय बताइए कि कौन सा समुच्चय बनेगा। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक कंफ्यूज करने के लिए केवल लाइन मतलब लंबाई दिया गया है। बाकी इस बात पे गौर कीजिए कि वो एक त्रिभुज है। ठीक, ये लंबाई केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कि आप केवल लंबाई देख के कंफ्यूज हों, जबकि हमें केवल इतना देखना है कि वो एक त्रिभुज है। अब त्रिभुज से संबंधित कितने अवयव होंगे, कौन कौन से अवयव होंगे, तो आप कहेंगे एक P1 और P2 की भुजाओं की संख्या समान है। तो त्रिभुज की भुजाओं की संख्या, ये जो एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की संख्या किसी दूसरे त्रिभुज की ही तो भुजाओं की संख्या के समान होगा। मतलब त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो इस समकोण त्रिभुज में जितनी भुजाएं हैं यानी 3 भुजाएं हैं, तो कोई दूसरा त्रिभुज लाएंगे तो उसमें भी तो 3 भुजा होगा। कहने का मतलब इस वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित हुए सभी सभी त्रिभुज होंगे, सभी प्रकार के त्रिभुज होंगे। क्यों सभी प्रकार के त्रिभुज होंगे, क्योंकि उन त्रिभुजों में भी 3 भुजाएं होती हैं और इस समकोण त्रिभुज में भी 3 भुजाएं हैं। और अपना संबंध इसी भुजाओं के बारे में बोला गया था कि उनकी भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए। तो कहने का मतलब इस समकोण त्रिभुज के संबंधित समुच्चय में वे सभी अवयव आएंगे जो कि एक त्रिभुज है। ठीक, इस बहुभुज के समुच्चय में जो जो त्रिभुज होंगे वो सब इस समकोण त्रिभुज से संबंधित होंगे। इसे लिखेंगे तो आप क्लियर से आप समझ जाएंगे अच्छे से। लिखते हैं 3, 4, 5 भुजाओं की लंबाई वाले भुजाओं की लंबाई वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय में सभी प्रकार के त्रिभुज आएंगे। सभी प्रकार के त्रिभुज होंगे। ठीक, क्यों होंगे, क्योंकि त्रिभुजों में भुजाओं की संख्या, क्योंकि त्रिभुजों में भुजाओं की संख्या इस समकोण त्रिभुज के भुजाओं की संख्या के बराबर है। समकोण त्रिभुज के भुजाओं की संख्या के बराबर है। की संख्या
समकोण त्रिभुज भुजाओं की संख्या के समान, संख्या के समान है। ठीक, यही चीज हमें लिखना था, लिख दिए। आई होप आप समझ गए होंगे। मतलब हमें केवल ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। एक बार हम फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक हमें समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसकी भुजाएं 3, 4 और 5 हैं। अब इस समकोण त्रिभुज से संबंधित कौन कौन सी आकृतियां होंगी, तो आप कहेंगे वो सभी आकृतियां होंगी जिनकी भुजाएं 3 हैं। और किसकी भुजाएं 3 होती हैं, तो एक त्रिभुज की ही भुजाएं तो 3 होती हैं। तो सभी प्रकार के त्रिभुज इस समुच्चय में आने वाले हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14, कॉपी कर लेते हैं इसे भी। यह है प्रश्न संख्या 14। इसमें क्या कह रहा है, मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एल, ठीक, लिखेंगे हल। और एल क्या है, एक्स वाई तल। एक्स वाई तल कैसा होता है, ऐसा कुछ होता है। ये एक्स और वाई। अब इसी पे कितनी भी रेखाएं बना दो, ये सब रेखाएं हैं, लाइंस। इस तल में जितनी भी रेखाएं हैं इसी का समुच्चय ये एल है, ठीक। एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय, समस्त रेखाओं का समुच्चय, ठीक। एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एल है। आर क्या दिया गया है, आर है L1 कॉमा L2, L1 कॉमा L2, जहां पर L1 L2 के समांतर है। क्या लिखा है, L1 समांतर है, समांतर है L2 के, ठीक, ऐसा कहा गया था। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि L1 कॉमा L2, जहां पर बस बार बार समांतर है ऐसा ना लिखना पड़े, उसके लिए ये चिन्ह भी लगा सकते हैं, ठीक। अब इसे हमें एक तुल्यता संबंध सिद्ध करना है, लिखा है सिद्ध कीजिए आर एक तुल्यता संबंध है। और फिर आगे क्या लिखा है अभी पढ़ेंगे। तो पहले तुल्यता सिद्ध कर लेते हैं, समतुल्य सिद्ध करेंगे। समतुल्यता लिखेंगे, माना L1 बिलोंग करता है L से, इस वाले L से। अब ये आप बताइए, कोई रेखा मान लो ये L1 है, ये स्वयं से समांतर है या नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल समांतर है। एक रेखा स्वयं से वो समांतर होती है। मान लो इसी के ऊपर हम फिर से एक रेखा बना दें तो वो समांतर होगी, इसीलिए L1 L1 के समांतर होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, L1 समांतर है L1 के। अब यहाँ पर L2 लिखा था, यहाँ पर L1 लिखा है, तो इसका क्या मतलब निकलता है कि L1 कॉमा L1, L2 के जगह पे L2 L1 लिख दिए हैं, बिलोंग्स टू R। तो यहाँ से स्टार्ट किए यहाँ पहुँच गए, मतलब ये समतुल्य है। लिख देंगे यहाँ फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू L के लिए L1 कॉमा L1 बिलोंग्स टू R है, अतः
यह समतुल्य है। यह समतुल्य है। ठीक, समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं, अब सममित दिखाते हैं। सममितता लिखेंगे, माना L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R। ठीक, तो इसका क्या मतलब निकलता है कि L1 समांतर है L2 के। अब हम पलट के भी तो लिख सकते हैं, L2 समांतर है L1 के, मतलब अगर ये L1 है तो इसके समांतर ये L2 है, तो उसे पलट के भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि L2 समांतर है L1 के। तब जब L2 L1 के समांतर है तो इसका क्या मतलब निकलता है कि L2 कामा L1 R से बिलोंग करता है। अब यहां से स्टार्ट किए और यहां पहुंच गए। ठीक, तो लिख देंगे यहां पर, यहां फॉर ऑल L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R के लिए L2 कामा L1 R से बिलोंग करता है, अतः यह सममित है। ठीक, हम सममित भी सिद्ध कर दिए, अब संक्रामकता सिद्ध करेंगे। संक्रामकता लिखेंगे, माना L1 कामा L2 तथा L2 कामा L3 बिलोंग्स टू R। R से ये बिलोंग करता है, तो इसका क्या मतलब निकलता है कि L1 L2 के समांतर है। L1 समांतर है L2 के तथा L2 समांतर है L3 के। L2 समांतर है L3 के। तो जब L1 L2 के समांतर है, मतलब ये मान लो L1 है, ये मान लो L2 है, ये एक दूसरे के समांतर हैं, और L2 L3 के समांतर है, मतलब ये L3 कोई है। एक सेकेंड, ये कोई L3 है। अब L2 L3 के समांतर है, तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं ये वाला L1 L3 के समांतर है। तो कहने का मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि L1 समांतर है L3 के। ठीक, तो जब L1 L3 के समांतर है तो लिख देंगे L1 कॉमा L3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब यहाँ फॉर ऑल L1 कॉमा L2 एंड L2 कॉमा L3 बिलोंग्स टू R के लिए L1 कॉमा L2 सॉरी L1 कॉमा L3 R से बिलोंग करता है, अतः यह संक्रामक है। अतः यह संक्रामक है। ठीक, अब संक्रामक भी सिद्ध कर दिए। अब कहने का मतलब समतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों सिद्ध कर चुके हैं। अब हम कह सकते हैं ये एक तुल्यता संबंध है। लिखेंगे, यह संबंध चूंकि यह संबंध समतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, तो यह एक तुल्यता संबंध है। एक
तुल्यता संबंध, हम तुल्यता संबंध सिद्ध कर चुके हैं। अब आगे क्या बोला गया था उसे देखते हैं। लिखा है रेखा, ये कोई रेखा का समीकरण दिया है। इस रेखा से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो इस रेखा से संबंधित वो सभी रेखाएं होंगी जो इसके समांतर हैं। मतलब ये जो रेखा का समीकरण दिया है, इसके समांतर जितनी भी रेखाएं हैं वो इस रेखा से संबंधित होंगे, मतलब इस रेखा के समुच्चय में वो आएंगे। लिख देंगे y बराबर 2x + 4 से संबंधित रेखा के समुच्चय में, रेखा के समुच्चय में वे सभी रेखाएं होंगी, वे सभी रेखाएं होंगी जो इस रेखा के, इस रेखा के समांतर हैं, इस रेखा के समांतर हैं, समांतर हैं। बस इतना ही आप लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इसका ढाल जो है और जो रेखाएं हैं उसका ढाल, जब दोनों का ढाल बराबर होगा तो वो एक दूसरे से संबंधित होंगी, और जब किसी दो रेखा का ढाल बराबर होता है तभी वो समांतर होते हैं। ये सारी बातें आप लिख सकते हैं, लेकिन इतना लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये प्रश्न 14 भी हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 15, ये तो ऑप्शन वाला प्रश्न है। चलिए देखते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसे भी। ठीक, ये प्रश्न संख्या 15 है। हम्म, क्या कह रहा है प्रश्न में? मान लीजिए कि एक कोई समुच्चय है, ये एक समुच्चय है, ठीक, उसमें ये एक संबंध दिया है, ठीक, द्वारा परिभाषित संबंध R है। निम्नलिखित में से अब समतुल्य है या नहीं, सममित है या नहीं, या संक्रामक नहीं है। ऑप्शन क्या क्या दिया है, पहले ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं सही से। R समतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं है, ठीक। फिर क्या बोला गया है, R समतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। R सममित तथा संक्रामक है किंतु समतुल्य नहीं है। R तुल्यता संबंध है, मतलब समतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों है, ठीक। तो कहने का मतलब हमें समतुल्य, सममित और संक्रामक चेक करना है। तो ये संबंध हमें समतुल्य है या नहीं, ये कैसे पता चलता है? तो अगर एक समुच्चय में बिलोंग कर रहा है तो 1, 1 इस R में होना चाहिए, तो 1, 1 भी है। 2, 2, 2 होना चाहिए, तो 2, 2 भी है। 3 आ रहा है तो 3, 3 होना चाहिए, 3, 3 भी है। 4 होना चाहिए तो 4, 4 भी होना चाहिए, वो भी है। मतलब ये समतुल्य तो है। अब समतुल्य जहाँ पे लिखा है कि नहीं है उसे काट देते हैं, ठीक है। ये वाला तो नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हम चेक किए तो समतुल्य था, लेकिन यहाँ पर बोला गया समतुल्य नहीं, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, सी कट। अब 3 ऑप्शन बचे हैं। अब सममित हम चेक करेंगे। यहाँ पर 1, 2 तो है, देखो 2, 1 है या नहीं है, तो 2, 1, 2, 1 नहीं है।
कहने का मतलब सम्मित भी नहीं है, सम्मित नहीं। अब जहां जहां बोला गया है कि सम्मित है उसे काट देते हैं। आर समतुल्य तथा सम्मित है, बिल्कुल नहीं हो सकता। और आर समतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। देखते हैं इसे आगे। डी ऑप्शन चेक करते हैं। आर तुल्यता संबंध है, मतलब समतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है, मतलब यहां भी बोल रहा है कि वो सम्मित है, तो ये भी गलत हो गया। केवल ऑप्शन बी राइट है अपना। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे, यही हमें चेक करना था। अब प्रश्न संख्या 16 कर लेते हैं, बस अपना ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। ये प्रश्न 16, ठीक, पढ़ते हैं इसे। मान लीजिए समुच्चय n, n नेचुरल नंबर का कोई समुच्चय है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक, तभी देखो यहाँ पे डार्क n लिखा हुआ है। और संबंध क्या दिया गया है उसे ध्यान से देख लीजिए। ये रहा संबंध। संबंध प्रदत्त द्वारा संबंध आर है, ठीक है, ये रहा संबंध। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। मतलब ए बी जो है उसके लिए ए बराबर है b-2 के, जहां b जो है वो 6 से बड़ा होना चाहिए। पढ़ कैसे रहे उसे ध्यान से देखिए। a कॉमा बी के लिए जहां a बराबर है b-2 के, मतलब b में से जब हम 2 घटा देते हैं तो a आ जाता है, ठीक। और b 6 से बड़ा होना चाहिए। तो 6 से बड़ा कौन कौन सा है? b देखो, ये b है, ये b है, ये b है और ये b है। और बोला गया है b 6 से बड़ा होना चाहिए, तो ये तो 6 से बड़ा है नहीं b, तो ये वाला तो हो नहीं सकता। ये भी 6 से बड़ा है, ये भी 6 से बड़ा है और ये भी 6 से बड़ा है। अब ये तो 6 से बड़ा है, एक कंडीशन हो गया कि b 6 से बड़ा है। अब b में जब हम 2 घटा दें, b में से जब हम 2 घटा दें तो a आना चाहिए। तो यहाँ पर b में से जब हम 2 घटाते हैं तो 6 आता है, जबकि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो ये तो नहीं हो सकता, इसे भी काट दो। इसे चेक करते हैं। b 6 से बड़ा है तो आप कहेंगे हाँ 6 से बड़ा है, 8 लिखा हुआ है। अब इस 8 में से जब हम 2 घटाएं तो कितना आना चाहिए? a आना चाहिए। और 8 में से जब 2 घटाते हैं तो 6 आता है और यहाँ भी 6 लिखा हुआ है, मतलब यही अपना सही ऑप्शन है। जबकि ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 7 लिखा हुआ है, 6 से बड़ा है, और 7 माइनस 8 कितना होता है? माइनस का 1, लेकिन यहाँ पर तो 8 लिखा हुआ है, इसीलिए ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा। ये बी था। बी में जब हम 2 घटा दिए तो b-2 यानी 8 माइनस 2 6, और 6 यहाँ लिखा हुआ था जो कि a के बराबर है, तो इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका HW काम क्या है? HW में आज जो पढ़ाया गया है उसे आप रिवाइज करेंगे, प्लस आप इसी एक्सरसाइज का 1.1 का 2 से लेकर 8 तक रफ कॉपी में निकालेंगे। ठीक, जरूर कीजिए रफ का काम, इससे आपका बहुत ही अच्छा रिवीजन हो जाएगा। ठीक, इसीलिए रफ का काम जरूर करते रहिए। तो रिवाइज करना है आज का लेक्चर, मतलब जो भी पढ़ाया गया है उसे अगर आप रफ कॉपी लेकर बैठते हैं तो उस रफ कॉपी से रिवाइज करके आप फेयर कॉपी में लिखेंगे, और फिर रफ कॉपी में आपको प्रश्न 2 से लेकर प्रश्न 8 तक करना है। ठीक, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम पढ़ेंगे फलन, फलन क्या होता है, फलन के बारे में, और कई सारी ट्रिक्स उसके बारे में पढ़ेंगे कि फलन को पहचानते कैसे हैं। ये सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और अपना प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो गया है। अब हम प्रश्नावली 1.2 के लिए इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऐसे ही जुड़े रहिए और इंटरेस्टिंग वे में आप मैथमेटिक्स को पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।